नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम CGPSC प्री 2024 को टारगेट करके अभी हम HR पब्लिकेशन की छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक के वॉल्यूम 1 को कंप्लीट कर लिया है। उसमें के लगभग 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के साहित्यकार बचे हुए हैं, साहित्य और साहित्यकार, छत्तीसगढ़ के लोकोक्ति और मुहावरे वाले टॉपिक बचा हुआ है। ठीक, उसके अलावा जो है पुरस्कार वाला टॉपिक बचा हुआ है। तो ये 3 टॉपिक बचे हुए हैं, जिसमें राज्य अलंकरण और पद्म पुरस्कार है। तो इन पुरस्कारों को तो हम किसी करंट अफेयर में पढ़ेंगे ही। ठीक, उसके अलावा जो है ये लोक लोक उक्तियाँ और मुहावरे, ये सबको एक बार एक वीडियो में बनाएंगे और साहित्यकार को भी बनाएंगे। तो अभी हम जो है वॉल्यूम 2 को स्टार्ट करते हैं। इसे बीच में समय मिलेगा तो हम इसे वीडियो अपलोड कर देंगे। अभी हम छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन के वॉल्यूम 2 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है। वॉल्यूम 1 में हमने छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी पढ़ा है, छत्तीसगढ़ के जनजाति पढ़ा है और आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया है। इन सभी के वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी का। वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके एक बार जरूर देखिए। इसके अलावा हम जो है इसका PDF ज्ञान मीमांसा टेलीग्राम चैनल में दे रहे हैं। तो ज्ञान मीमांसा टेलीग्राम चैनल, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ज्ञान मीमांसा टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा, इसका PDF भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इस वॉल्यूम में हमें क्या पट्टा दिया गया है उसे देख लेते हैं। तो देखिए, इस वॉल्यूम 2 में जो है सबसे पहले दिया हुआ है छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को इसमें पूरा पढ़ना है हमें। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राचीन इतिहास को, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास सभी को पढ़ना है। तो प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास के स्वतंत्रता आंदोलन तक के सभी जो है टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास के। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व परिचय। तो व्यक्तित्व परिचय इसमें दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ के महान संत एवं पंथों के संबंध में, छत्तीसगढ़ के प्रमुख महिला व्यक्तित्वों के संबंध में दिया गया है। छत्तीसगढ़ का प्रशासन दिया गया है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न बोर्ड एवं आयोग दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज दिए गए हैं। तो देखिए, पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वर्ष के लिए, तो और खासकर तो यहाँ से जो है प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचायती राज। तो इसे फुल डिटेल से पढ़ेंगे हम इसी बुक से। ठीक, तो अच्छे से दिया गया है इस बुक में, इसे अच्छे से पढ़ेंगे हम। इसी में नगरीय निकाय भी आ जाएगा, तो पंचायती राज के साथ नगरीय निकाय भी दिया हुआ है। उसके बाद पर्यटन स्थल, राज्य की प्रमुख योजनाएं, छत्तीसगढ़ की आर्थिक समीक्षा दिया हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे, छत्तीसगढ़ में खेल, अनुसूचित जाति, छत्तीसगढ़ पुरातत्व, कला एवं स्थापत्य और नक्सलवाद। तो ये सभी टॉपिक जो है इस वॉल्यूम 2 में कवर हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें यहाँ हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो इनका वेटेज देखें तो छत्तीसगढ़ के इतिहास का प्री के एग्जाम में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक, तो 10 से 12 क्वेश्चन पूरा आपको डायरेक्ट इतिहास से, और सबसे ईजी और सबसे छोटा सिलेबस आपको इतिहास को ही देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के पूरे सिलेबस में से सबसे छोटा और सबसे ईजी सिलेबस इतिहास का है। तो यहाँ पूरा 10 से 12 क्वेश्चन आपको बनाना जो है बहुत ही आसान होगा। तो 10 से 12 अर्थात लगभग 20 से 24 मार्क्स का इसका वेटेज है। ठीक, 20 से 24 मार्क्स जो है डायरेक्ट यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो बस आपको इसे अच्छे से बार बार रिवाइज करके पढ़ना है, ताकि सभी फैक्ट आपको याद रहे। तो यहाँ से नंबर लेना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि इसका सिलेबस जो है एकदम सीमित है, तो वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास से ही प्रारंभ करेंगे। और इतिहास में भी इनका वेटेज देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें आधुनिक इतिहास का रहता है। आधुनिक इतिहास का वेटेज लगभग 5 क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन। वही 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे मध्यकालीन से, और 2 क्वेश्चन जो है प्राचीन इतिहास से पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही इनका वेटेज रहता है। आधुनिक इतिहास को बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को बारीकी से। तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का सामान्य परिचय देख लेते हैं। देखिए, इतिहास पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ रहे हैं, तो ये भी जो है भारत के इतिहास से ही प्रभावित रहेगा। जैसे जैसे भारत के इतिहास में समय चलता है, जैसे सबसे पहले भारत के इतिहास में हमें क्या पढ़ना रहता है, पाषाण काल पढ़ना रहता है। पाषाण काल पढ़ते हैं भारत के इतिहास में, तो वही छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमें पाषाण काल देखने को मिलेंगे। पाषाण काल के अवशेष जो है छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देंगे। उसके बाद वहाँ पढ़ते थे सिंधु घाटी सभ्यता, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई अवशेष नहीं है, तो इसे नहीं पढ़ना पड़ेगा हमें। उसके बाद ऐतिहासिक काल के दौरान हम वैदिक काल से प्रारंभ करेंगे। तो वैदिक काल भी 2 भागों में बटा होता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक, तो भारतीय इतिहास में जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे ही प्रभाव इसमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत के अंदर ही हमारा छत्तीसगढ़ है। तो जो प्रभाव भारत के इतिहास में है उसी का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी दिखेगा। तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या दिया हुआ है इस बुक में।
तो देखिए यहाँ लिखा ही हुआ है, छत्तीसगढ़ का इतिहास भारत के इतिहास से प्रभावित रहा है, जो मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकास से लेकर आधुनिक काल तक के लंबे समय तक इतिहास की साक्षी है। तो प्रारंभिक इतिहास से लेकर के आधुनिक इतिहास तक के सभी जो है भारत इतिहास से ही प्रभावित है। लिपि के विकास के आधार पर प्रदेश के इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वही लिपि के आधार पर भारत के इतिहास को भी 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन से हैं? प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इनमें अंतर क्या होता है? लिखित आधार पर कहा गया है। लिपि के आधार पर देखिए, प्रागैतिहासिक काल में आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पूर्ण लिपि का अभाव रहता है, ठीक। यहाँ ना ही लिपि मिलेगा, ठीक। तो यहाँ क्या मिलते हैं? सिर्फ जो है अवशेष मिलेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल में सिर्फ अवशेष और साक्ष्यों के माध्यम से ही हमें प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलता है। और इस काल के जो अवशेष हैं मुख्य रूप से किससे प्राप्त हुए हैं? पाषाण के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक। पाषाण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस कारण जो है प्राग ऐतिहासिक काल के पूरे काल को हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं, ठीक। तो पाषाण काल, इसमें क्या रहेगा? लिपि का अभाव रहेगा। अगला है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या? इसमें लिपि तो प्राप्त हुआ है, ठीक। इसमें लिपि प्राप्त होता है परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक। लिपि प्राप्त हुआ है परंतु इसे आज भी पढ़ा नहीं जा सका है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ से लिपि प्राप्त हुए हैं, जो कैसा है? भाव चित्रात्मक है, जो भाव को प्रदर्शित करता है, पर उसे अभी तक के पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसमें लिपि है पर पढ़ा नहीं जा सकता है। अब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ऐसे काल से प्रारंभ होता है जहाँ लिपि भी प्राप्त होता है और उन लिपियों को अभी पढ़ा भी गया है, ठीक। लिपि है और उन लिपियों को पढ़ा भी जा सका है, तो वो सब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएंगे। और ऐतिहासिक काल की शुरुआत जो है वैदिक काल से माना जाता है। तो वैदिक काल से लेकर के आधुनिक इतिहास तक के जो है सभी जो है इतिहास के ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। फिर इसी ऐतिहासिक काल को प्राचीन ऐतिहासिक काल, मध्यकालीन ऐतिहासिक काल, आधुनिक ऐतिहासिक काल में बटा हुआ है, ठीक। तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम तीनों को पढ़ेंगे। उससे पहले प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक काल के कौन कौन से काल प्राप्त होते हैं? तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये 4 प्रकार के देखने को मिलते हैं। वही भारत के इतिहास में देखते हैं तो हमें मध्य पाषाण काल नहीं दिखता है, सिर्फ 3 पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल। देखिए छत्तीसगढ़ में पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, इनके बीच के भी अवधि के, इस पीरियड के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जो न ही उत्तर पाषाण काल के थे और न ही पूर्व पाषाण काल के थे, तो उन अवशेषों को हमने छत्तीसगढ़ में एक नया नाम दे दिया, मध्य पाषाण काल। तो इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में 4 प्रकार के पाषाण काल दिखाई देते हैं, ठीक। तो इन्हीं को हमें डिटेल से पढ़ना है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना है, मध्यकालीन में क्या और आधुनिक में क्या। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में वैदिक काल से प्रारंभ करेंगे। वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत, महाजनपद, मौर्य काल, सातवाहन, कुषाण, मेघवंश, वाकाटक, मित्रवंश, गुप्त वंश। तो ये सभी क्या है? ये हम कहाँ पढ़ते हैं? भारत के इतिहास में इन सब वंशों को पढ़ेंगे। उन्हीं का जो है छत्तीसगढ़ में क्या क्या प्रभाव रहा है उन सब को भी हम छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे। तो उसके बाद यहाँ से राजसी तुल्य वंश से हमारे छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश स्टार्ट होता है। तो राजसी तुल्य वंश को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश कहा जाता है। यहाँ से हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का जो छोटे छोटे राज्य हैं में बटा हुआ छत्तीसगढ़ उसे पढ़ेंगे। तो नल वंश, सरबपुरी वंश, शैल वंश, पांडु वंश, बाण वंश, सोम वंश, ये सभी छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश हैं और इन्हें जो है हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद मध्यकालीन में क्या पढ़ते हैं? देखिए मध्यकालीन बस थोड़ा भारतीय इतिहास से थोड़ा हट के है, अलग है ये। कैसे कि हम मध्यकालीन इतिहास में, भारतीय इतिहास में क्या देखते हैं? मुस्लिमों का पूरा शासन देखते हैं, मुस्लिमों का शासन देखेंगे, ठीक। वही अब हम छत्तीसगढ़ में क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ में यहाँ कलचुरी वंश का शासन रहेगा, नाग वंश का शासन रहेगा, कांकेर के सोमवंश, काकती वंश और गंग वंश। तो हमारे छत्तीसगढ़ में मुस्लिमों का शासन नहीं चला है। यहाँ भी हमारे मध्यकालीन इतिहास में भी छत्तीसगढ़ में राजवंशों ने राज किया है। तो भारत के शासन में जैसे हम दिल्ली से मुस्लिम शासकों का देखते हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, ये सब पढ़ते हैं। तो लेकिन यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में जो है राजवंशों का ही शासन देखने को मिलेगा मध्यकालीन इतिहास में भी, ठीक। उसके बाद क्या है? आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास में भी सेम भारत के इतिहास के समान ही है। पहले मराठा शासन चलता है, वहाँ भी मराठा जैसे शिवाजी का कार्यकाल चलेगा तो शिवाजी के समय, उसके बाद सूबा व्यवस्था यहाँ चलते हैं, वहाँ पेशवा का शासनकाल चलता है, पेशवा व्यवस्था। उस समय जो है यहाँ सूबा व्यवस्था चलता है। ब्रिटिश अधीन शासन चलेगा, 1857 की क्रांति होगी। उसके बाद जो है प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाएगा, जो पूरे 1947 तक के ब्रिटिश शासन चलेगा। तो यही सब कुछ हमें आधुनिक इतिहास भारत के में भी देखने को मिलेगा और छत्तीसगढ़ के भी देखने को मिलेगा, ठीक। तो पूरी तरह से हमारा छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है भारत के इतिहास से प्रभावित है, तो उसी के आधार पर हम पढ़ते चलेंगे।
देखिए छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजवंश कौन कौन से हुए हैं, तो मौर्य वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, मेघ वंश, वाकाटक वंश, गुप्त वंश, ये सभी राष्ट्रीय राजवंश है जिनका प्रभाव छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में देखने को मिला। अब आगे इस टेबल में देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें सभी छत्तीसगढ़ में जितने भी राजवंश राज किए हैं उनका कालावधि दिया गया है, कालावधि, उनके संस्थापक कौन रहे हैं, अंतिम शासक कौन रहे हैं, उनकी राजधानी क्या थी, ये जो है इस टेबल में पूरा बना के दिया गया है। ये आप कब रिवाइज करेंगे, जब आप पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद जो है इसका PDF आपके पास रहेगा ही, आप एक बार इससे रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से अगर क्वेश्चन बनते हैं, किसी संस्थापक के नाम पूछे जाते हैं, अंतिम शासक पूछा जाता है, राजधानी पूछा जाता है या कालावधि पूछा जाता है, तो उसके लिए ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। या फिर क्रम से जमाने के लिए पूछते हैं किस राजवंश का क्रम कैसे पहले किनका आता है, तो यहाँ से आप देख के जमा पाएंगे, तो इसे एक बार जरूर पढ़ लें। वो भी कब, जब आप एक बार पढ़ लें इतिहास को, उसके बाद ये रिवीजन करने के लिए एक बार रिवीजन करेंगे तो जल्दी से आपका रिवाइज हो जाएगा। तो हम अभी इसको पढ़ा नहीं रहे हैं, इसके आगे से अब हम पढ़ेंगे। देखिए अब हम यहाँ पाषाणकालीन स्थल, तो पाषाण काल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पाषाणकालीन स्थलों का लिस्ट दे दिया गया है, कौन से स्थल जो है पाषाण काल के किस काल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसी स्थल का नाम दे दिया रहेगा, यहाँ किसी स्थल का नाम दे दिया रहेगा और पूछा जाता है कि वह किस काल से संबंधित है। तो देखिए यहाँ चारों कालों का वर्गीकरण किया गया है। पाषाण काल को पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल में वर्गीकरण हुआ है पाषाण काल का। तो पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत कौन कौन से स्थल आते हैं, तो पूर्व पाषाण काल के सभी स्थल मुख्य रूप से रायगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो रायगढ़ में सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर, छापामारा, भंवरखोल, गीधा, सोनबरसा, तो ये सभी कहाँ, रायगढ़ में है। पूर्व पाषाण काल के मुख्य रूप से साक्ष्य कहाँ मिले हैं, रायगढ़ में, सिंघनपुर, छापामारा, भंवरखोल, गीधा और सोनबरसा। तो इन सभी स्थलों का नाम आपको याद करना है और कहाँ है, रायगढ़ में है। तो अमर गुफा सोनबरसा को ही अमर गुफा है, ये भी रायगढ़ में स्थित है। अब अगला देखिए दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण में कबड़ा पहाड़ को याद रखेंगे, रायगढ़ में है। ठीक, जो अलग है उसे पहले देख लेते हैं। कबड़ा पहाड़ रायगढ़ से और जयमर्गा जो है जसपुर। जयमर्गा एक नया स्थल है, तो अब देख सकते हैं इसे, जयमर्गा जसपुर से मध्य पाषाणकालीन स्थल है। इसके अलावा बचे हुए सभी स्थल बस्तर जिले के अंतर्गत आते हैं। तो इसे एक बार और ध्यान से देखिए। सबसे पहले कबरा पहाड़ मध्य पाषाणकालीन स्थल है, रायगढ़ में है। दूसरा है जयमर्ग, ये जसपुर में है, मध्य पाषाणकालीन स्थल है। अब देखिए बस्तर में कितने हैं, अब जो बच गए हैं वो बस्तर में है। 7 स्थल देखिए कौन कौन से हैं, तो इन्हें याद कैसे रखना है, कालीपुर, राजपुर, तो 2 से पूर्व वाले हैं, कालीपुर और राजपुर 2 हो गए बस्तर में। एक देखिए खड़क घाट हो गया और दूसरा घाट लोहांग, खड़क घाट लोहांग हो गया। इन दोनों का पेयर कालीपुर, राजपुर, खड़क घाट से खत्म होकर घाट लोहांग दूसरा हो गया। ठीक, उसके बाद गढ़चंदेला, गढ़ घोघला, इन दोनों का पेयर हो जाएगा, गढ़चंदेला और गढ़ घोघला का। वही एक और वन से बच जाता है भातेवाड़ा, तो भातेवाड़ा बस्तर में ही है। तो ये सभी बस्तर के क्षेत्र हैं और कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, मध्य पाषाणकालीन स्थल है। अब अगला देखिए उत्तर पाषाणकालीन। तो उत्तर पाषाणकालीन के लिए आपके 2 स्थल याद रखना है, कौन सा, धनपुर और दूसरा महानदी घाटी। तो महानदी घाटी रायगढ़ वाले क्षेत्र का महानदी घाटी, वहां से उत्तर पाषाणकालीन स्थल साक्ष्य मिले हैं। और दूसरा है धनपुर जो गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत आता है, वहां से उत्तर पाषाणकालीन स्थल मिले हैं। तो ये धनपुर पहले गौरेला पेंड्रा मरवाही कहाँ, बिलासपुर में आता था, अब जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही में है धनपुर। तो धनपुर कहाँ है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में, और यह उत्तर पाषाणकालीन स्थल है। अब आगे देखिए नवपाषाणकालीन स्थल। नवपाषाणकालीन स्थलों में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं उन्हें देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नवपाषाणकालीन स्थल। तो देखिए सबसे पहले बालोद के 2 स्थल को नाम याद रखना है आपको, चितवा डोंगरी और अर्जुनी। चितवा डोंगरी को पहले राजनांदगांव में लिया जाता था, राजनांदगांव में, परंतु अब यह जो है इसके प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पे, जो है प्रमाणित तथ्यों के आधार पे इसको बालोद जिले में लिया जाता है। तो बालोद जिले में है चितवा डोंगरी, अब इसको आपको याद रखना है बालोद जिले में। अर्जुनी बालोद जिले में है। उसके बाद देखिए राजनांदगांव से टेरम हो गया, राजनांदगांव से कर्मागढ़, बसनाझर, ऊंगना, भैंसागढ़ी, लिखामाड़ा, बेनीपाट, बोतलदा, तो ये सभी रायगढ़ में है। एक बोनटीला है, बोनटीला कहाँ, राजनांदगांव में है। तो पहले चितवा डोंगरी को राजनांदगांव में लेते थे, परंतु अब ये बालोद में है, और बोनटीला भी राजनांदगांव में है। और देखिए यहाँ रायगढ़ के सभी स्थल है, टेरम, कर्मागढ़, बसनाझर, ऊंगना, भैंसागढ़ी, लिखामाड़ा, बेनीपाट, बोतलदा, सभी रायगढ़ में ही है, कोई भी सारंगगढ़ में नहीं गया है। देखिए सारंगगढ़ जिले में भी अगर आपको ऑप्शन दिया रहे तो सारंगगढ़ आपको नहीं लेना है, सभी रायगढ़ जिले में है, तो रायगढ़ जिले का ही आंसर लेंगे। अब आगे देखिए यहाँ कुछ गुफा पुरातत्विक स्थल एवं उसके खोजकर्ता के नाम दिए गए हैं, इन तथ्यों को देख ले एक बार।
तो देखिए इसे हम पढ़े भी कुछ कुछ टॉपिक में कुछ कुछ को पढ़े हैं, जैसे सीता बेंगरा की गुफा, यहाँ हम जब पर्वत पठार पढ़ रहे थे उस समय ही पढ़े हैं सीता बेंगरा की गुफा। तो सीता बेंगरा की गुफा सरगुजा में स्थित है। यह कर्नल औसले द्वारा 1848 में खोजा गया था। दूसरा है सिंघनपुर और कबरा पहाड़, तो ये दोनों रायगढ़ में है, सिंघनपुर कबरा पहाड़। इसे अंग्रेज इतिहासकार एंडरसन द्वारा 1910 में खोजा गया था। एंडरसन सिंघनपुर और कबरा पहाड़ी को। और देखिए सिंघनपुर के शैल चित्रों का विस्तृत अमरनाथ ने किया है, और साथ ही शैल चित्रों का सर्वेक्षण भी अमरनाथ दत्त ने किया है। तो ये दोनों, इसका अध्ययन और सर्वेक्षण दोनों कार्य कौन किए हैं? अमरनाथ दत्त, सिंघनपुर की गुफा का। अब यही सिंघनपुर की गुफा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करने वाले में नाम आता है डॉक्टर एन घोष, डी.एच. गार्डन एवं लोचन प्रसाद पांडे। तो इन तीनों ने जो है इसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियों को एकत्र किया है सिंघनपुर की गुफाओं के संबंध में। अब अगला देखिए, नवपाषाणकालीन अवशेषों की सर्वप्रथम जानकारी किन्होंने दी है? तो नवपाषाणकालीन अवशेषों को सर्वप्रथम जानकारी डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र और डॉक्टर भगवान सिंह बघेल, इन दोनों ने नवपाषाणकालीन स्थलों के लिए सबसे पहले जानकारी दी है। इसके अलावा साथ ही इसने चितवा डोंगरी में शैल चित्रों की खोज इन दोनों के द्वारा किया गया है, रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल द्वारा चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज। गढ़धनौरा, गोंडा गांव की गढ़धनौरा, इसका खोज जो है प्रोफेसर कामले एवं रमेंद्रनाथ मिश्र ने। गढ़धनौरा का यह महापाषाणकालीन स्थल में आएगा। करका भाटा या फिर महापाषाणकालीन का उत्खनन है, करका भाटा महापाषाणकालीन स्थल है। इसका उत्खनन अरुण कुमार शर्मा द्वारा कराया गया। तो अरुण कुमार शर्मा करका भाटा के खोज के लिए जाने जाते हैं, अरुण कुमार शर्मा। ठीक, तो ये जो है छत्तीसगढ़ की प्रमुख गुफाओं की खोज करता है। अगले देखिए यहाँ विशेष तथ्य दिए गए हैं, जिसमें देखिए रायगढ़ जिले के कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना, भैंसागढ़ी, लिखापाटा, बेनीपाट, बोतलदा, अमर गुफा, इन सब से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और ये कौन से स्थल थे? नवपाषाणकालीन स्थल के रूप में हमने इन सबको देखा है। तो ये सभी क्या है? नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। प्रदेश की प्राचीनतम गुफा सिंघनपुर गुफा है, उसके बाद कबरा पहाड़। सबसे ज्यादा प्राचीन सिंघनपुर की गुफा है, उसके बाद है कबरा पहाड़। प्रदेश की सबसे लंबी गुफा, तो सबसे लंबी गुफा है बोतलदा की गुफा। ये भी रायगढ़ में ही स्थित है, बोतलदा की गुफा। ये कौन सा है? सबसे लंबी गुफा। अगर देखें तो साल्ही टेकरी, कांकेर की साल्ही टेकरी से 3 लाख वर्ष पुराना पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये साल्ही टेकरी भी पाषाणकालीन स्थल है। तो साल्ही टेकरी कांकेर में है। चारामा कांकेर में है। यहाँ से प्राचीन शैल चित्रों में एलियंस के प्रमाण मिले हैं। तो देखिए एलियंस के प्रमाण कांकेर के चारामा से प्राप्त हुए हैं, एलियंस के प्रमाण। सर्वाधिक पाषाण घेरे की प्राप्ति, तो पाषाण घेरे अब ये महापाषाणकालीन में स्थल में आ जाएंगे। महापाषाण घेरे की प्राप्ति बालोद से हुआ है। लगभग 500 महापाषाणों का अवशेष प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बालोद जिले से। ठीक, तो ये है बालोद जिले के 500 लगभग पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में महापाषाणिक अवशेषों का सबसे बड़ा केंद्र मुजगहन है। तो मुजगहन में सबसे ज्यादा महापाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। जसपुर का लेखा पत्थर एवं बस्तर जिले का मटनार पाषाणकालीन स्थल है। कौन कौन से? लेखा पत्थर ये कहाँ है? जसपुर में है। लेखा पत्थर जसपुर और बस्तर का मटनार, ये दोनों भी पाषाणकालीन स्थल है। ठीक, इन तथ्य को आप याद रखेंगे। अब आगे देखिए, अब इन सब का विस्तृत वर्णन दिया गया है। इस काल के संबंध में क्या जानकारी और हमें होना चाहिए, इन सब का विस्तृत अध्ययन दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पूर्व पाषाण काल को देखेंगे। तो पूर्व पाषाण काल के संबंध में क्या दिया हुआ है देखिए। प्रागैतिहासिक कालीन सर्वाधिक शैल चित्र रायगढ़ जिले से प्राप्त हुए हैं तथा पूर्व पाषाणकालीन स्थल भी रायगढ़ जिले में स्थित है। इस कारण रायगढ़ को शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है। तो पूर्व पाषाण काल से संबंधित कौन कौन से स्थल रायगढ़ में प्राप्त होते हैं उन्हें देख लेते हैं। रायगढ़ को शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है। सर्वाधिक शैल चित्र रायगढ़ जिले से प्राप्त होते हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन था पूर्व पाषाण के अंतर्गत? सिंघनपुर को देखे हैं, छापा मारा, भंवरखोल, गीधा और सोनबरसा में अमर गुफा है। ठीक, तो ये 5 स्थल जो है पूर्व पाषाणकालीन स्थल है और कहाँ से है? रायगढ़ जिले में। सिंघनपुर, छापा मारा, भंवरखोल, गीधा और सोनबरसा, ये सब रायगढ़ में है। अब इनमें से कुछ का महत्वपूर्ण विस्तृत अध्ययन दिया गया है, उन्हें देख सकते हैं। सबसे पहले है सिंघनपुर की गुफा। तो सबसे पहले सिंघनपुर की गुफा में क्या दिया हुआ है देखिए। सिंघनपुर की गुफा को छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। तो यह भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है और यह जो है सबसे प्राचीन गुफा है। भारत का सबसे प्राचीन गुफा माना जाता है भीमबेटका को। तो उसी प्रकार सिंघनपुर की गुफा को छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन गुफा होने के कारण उसे जो है छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। यह रायगढ़ जिले में स्थित है। यह गुफा चंवरढाल पहाड़ी के गिरिपाद पर स्थित दक्षिण मुखी गुफा है। तो चंवरढाल पहाड़ी के सबसे ऊपर वाले क्षेत्र में है यह दक्षिण मुखी गुफा है, दक्षिण की ओर मुख है इसका। देखिए अब चंवरढाल पहाड़ी की स्थिति देखें तो चंवरढाल पहाड़ी जो है, जब हम छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विभाजन देखे थे उसमें भी हम पढ़े थे
हसदोमाण बेसिन, तो हसदोमाण बेसिन पढ़े थे, उसी के अंतर्गत चंवरडाल पहाड़ी एक श्रृंखला के रूप में फैला हुआ है। ठीक, तो चंवरडाल पहाड़ी किसके अंतर्गत आता है? हसदोमाण बेसिन के अंतर्गत आता है। इसके खोजकर्ता एंडरसन ने 1910 में इसका खोज करता था। साथ ही उनके सहयोगी थे सीजी वेलिंगटन। सीजी वेलिंगटन इन्होंने जो है 1918 में ईस्वी में इसे प्रकाशित किया था, सिंगापुर की गुफा को। परंतु सिंगापुर की गुफा का विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय जो है अमरनाथ दत्ती को दिया जाता है, जिन्होंने 1927 से 27 के बीच में जो है सिंघनपुर गुफा का विस्तृत अध्ययन किया था। इसके जानकारी एकत्र करने वाले में 3 लोग शामिल थे, जिसमें पहले हैं लोचन प्रसाद पांडे, डॉक्टर एन घोष और डी.एच. गार्डन। इन तीनों ने जो है इसके संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त किए हैं। और देखिए यहाँ से क्या क्या शैल चित्र प्राप्त हुए हैं सिंघनपुर की गुफा से, उसे देख लेते हैं। तो लाल रंग में कौन कौन से चित्र देखने को मिलेंगे? लाल रंग में पशु, सरीसृप तथा टोटेम वादी विभिन्न शैल चित्रों का रूपांकन एवं रेखा चित्र देखने को मिलेगा। पशुओं, सरीसृप और टोटेमवाद। देखिए अब दूसरा रंग क्या है? गेरुआ रंग। तो लाल रंग देख लीजिए, इसमें पशु, सरीसृप और टोटेमवादी चलचित्र प्राप्त होते हैं। दूसरा गेरुआ रंग में क्या क्या देखने को मिलेगा? मानव आकृति, सीढ़ी एवं दंड के आकार के चित्र। तो ये सभी किसमें? गेरुआ रंग में दिखाई देते हैं। अगला है शैल चित्रों में कुछ व्यक्तियों के समूह को मुदगर तथा लाठी हाथों में किए हुए एक पकड़े हुए पशु छिपा रखा दिया गया है। तो देखिए लाठी के साथ अगर पशु का पीछा करते ही दिखाया गया है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि यहाँ जो है शिकार करते हुए मनुष्य का फोटो दिखाया गया है। तो शिकार करते हुए मानव का चित्र दिखने को मिल रहा है यहाँ। दूसरा है शैल चित्रों में छोटे छोटे पशु के पीछे की ओर गर्दन मुड़े हुए एक मनुष्य को डरावनी मुद्रा में चित्रित किया गया है। ठीक, तो ये चित्र भी आपको सिंघनपुर की गुफा में देखने को मिलेगा। अगला है भारत में अब तक के ज्ञात शैलाश्रयों में प्राग ऐतिहासिक काल मानव अर्थात जिसे एओमेन कहा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल मानव एओमेन व मित्सांगना अर्थात मरमेड का शैलचित्र केवल इसी गुफा से प्राप्त हुआ है। अर्थात एओमेन और मरमेड इनका चित्र भी हमें सिंघनपुर की गुफा में ही देखने को मिलता है। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे जो है ये डायग्राम में जो है जितने भी पाषाणकालीन स्थल है उन्हें एक बार रिप्रेजेंट कर दिया गया है, आप उसे एक बार देख सकते हैं। तो पाषाणकालीन स्थलों में से कौन कौन से हैं और कौन कौन से स्थल किस काल के अंतर्गत आते हैं? तो पूर्व पाषाण के अंतर्गत पूरा जो है रायगढ़ के क्षेत्र आते हैं। सिंघनपुर की गुफा हो गई यहाँ पूर्व पाषाण काल में। ठीक, वैसे दिया गया है। बाकी उत्तर पाषाण काल का भी दिया गया है, मध्य पाषाण काल का भी दिया गया है। महापाषाणकालीन स्थल, पाषाण घेरे कहाँ से प्राप्त हुए, उन सबको यहाँ दिया गया है। तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। बाकी हम अभी चार्ट के माध्यम से पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे ही। अन्य प्रमुख शैलाश्रय कहाँ कहाँ बने हुए हैं देख लीजिए। हाथीमाड़ा और अतेरा कहाँ मिलेगा? कोरबा में। बाराझरिया और छाती बहार भी कोरबा में है। जोंगड़ा देव, गोटी टोला, बालेराव और खेरखेड़ा ये तीनों जो है कांकेर में देखने को मिलेगा। ऊषा कोठी रायगढ़ में है। खिलामाड़ा रायगढ़ में है। हाथा सुखामुड़ा रायगढ़ में है। सिरौली डोंगरी ये भी रायगढ़ में ही है। तो ये सभी जो है शैलाश्रय हैं अर्थात पत्थरों के गुफा हैं। चलिए अब आगे देते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण को मेसोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। मेसोलिथिक एज, इसमें अब यह मध्य पाषाण काल के साक्ष्य रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़ एवं बस्तर जिले के प्रमुख स्थानों से प्राप्त होते हैं। तो इससे पहले भी स्थल को देख चुके हैं। कहाँ मध्य पाषाण काल के राय में कौन सा प्राप्त होगा? रायगढ़ से कौन सा? कबरा पहाड़। और बस्तर जिले के अन्य क्षेत्रों के नाम देखे थे, और एक जसपुर का है जयमगरा। तो कबरा पहाड़ रायगढ़ में देखे ही हैं। बाकी का नाम कालीपुर, राजपुर, उसके बाद खड़क घाट, घाट लोहांग, गढ़ चंदेला और गढ़ घोखरा ये देखे हैं, और भाते वाड़ा। ठीक, तो ये सब पेयर के साथ आपको याद रखना है। अब यहाँ से अब कबरा पहाड़, इसके संबंध में अलग से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके दयाल ने विस्तृत अध्ययन देखिए। तो देखिए कबरा पहाड़ रायगढ़ जिले में स्थित है। इसके शोधकर्ता अमरनाथ दत्त है। इसका भी खोज जो है एंडरसन ने ही किया था। एंडरसन ने कब किया था? 1910 में। ठीक, अब यहाँ शैल चित्रों में लाल रंग में कौन कौन से देखने को मिलेगा? छिपकली, घड़ियाल, सांभर और पक्तिबंध मानव समूह, इनका चित्र लाल रंग में है। दूसरा गेरुआ रंग में कछुआ, घोड़ा, हिरण एवं जंगली भैंसा, इनका विशाल शैल चित्र प्राप्त हुआ है गेरुए रंग का। एक मानव का वर्ग का शैल चित्र है जिसे अनेक लहरदार पंक्तियों में बना हुआ है। तो मानव का वर्ग का शैल चित्र भी देखने को मिलेगा। बाघ से घबराए हुए मानव का शैल चित्र विद्यमान है। बाघ से घबराए हुए मानव का शैल चित्र विद्यमान है। जैसे उस समय भी बाघ का प्रमाण है, उसका जानकारी प्राप्त होता है। देखिए यहाँ जो है कबरा पहाड़ या मध्य पाषाणकालीन स्थल में कौन सा प्राप्त नहीं हुआ है? हाथी के शैल चित्र प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसमें यहाँ अभाव है हाथी के शैल चित्र का। अगला देखिए औजार। तो यहाँ कबरा पहाड़ से औजार भी प्राप्त हुए हैं। इसमें औजार के अंतर्गत 2 प्रकार के औजार, लघु पाषाण औजार और सूक्ष्म। तो देखिए मध्य पाषाण काल नाम से ही जाना जाता है। मध्य पाषाण काल जो है औजारों के नाम से लघु
लघु पाषाण औजार जो है सर्वाधिक लघु पाषाण औजार जो है मध्य पाषाण काल में ही देखने को मिलते हैं। तो लघु पाषाण औजार कहाँ कहाँ, इसमें जो है लंबे फलक एवं अर्धचंद्राकार वाले लघु पाषाण औजार मिले हैं कबरा पहाड़ में। वही सूक्ष्म उपकरण में बात करें तो ल्यूनेट, ट्रेपेज, चमकदार पत्थर, ये सब सूक्ष्म उपकरण भी कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए हैं। विशेषता देखिए, रायगढ़ जिले में कबरा पहाड़ के सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त होने वाले पहाड़ है कबरा पहाड़। तो 3 पहाड़ों को गुफा के देख लिए, कौन कौन से। एक सिंघनपुर की गुफा, ये सबसे ज्यादा क्या है, प्राचीन गुफा है। सिंघनपुर की गुफा सबसे ज्यादा प्राचीन है। दूसरा देखे थे बोतलदा की गुफा। बोतलदा की गुफा क्या था, वह जो है सबसे लंबी गुफा है। बोतलदा की गुफा सबसे लंबी है। और एक कबरा पहाड़, यहाँ से जो है सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं कबरा पहाड़ से। ठीक, तो इन तीनों का विशेष तथ्य को याद रखना है। अब अगला देखिए, मध्य पाषाण काल के बाद उत्तर पाषाण काल, इसे पोस्ट स्टोन एज कहा जाता है उत्तर पाषाण काल को। तो यहाँ के 2 स्थल ही देखे हैं हम, धनपुर और महानदी। तो धनपुर गौरेला पेंड्रा मरवाही में है। यहाँ मानव आकृतियों का चित्र प्राप्त हुआ है। मानव आकृति का चित्रण धनपुर से प्राप्त हुआ है। वहीं महानदी घाटी है, यहाँ से बहुत सारे औजारों की प्राप्ति होती है। महानदी घाटी से औजार और पत्थर के अवशेष। ठीक, तो ये उत्तर पाषाण काल के संबंध में हो गया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ नव पाषाण का, जिसे नियोलिथिक एज कहते हैं। देखिए, नवपाषाण काल में मानव ने क्रमिक विकास कर चुके थे, जिसमें मनुष्य के द्वारा कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, गृह निर्माण करना, बर्तनों का निर्माण करना, कपास अथवा ऊन कतना, तो ये सभी जो है कार्य प्रारंभ कर लिया था। तो मानव का जो है वर्तमान मानव का विकास नवपाषाण काल से हो चुका था, जिनके द्वारा कृषि कार्य, पशुपालन, गृह निर्माण, स्थायी निवास, ये सब कार्य प्रारंभ हो गए थे नवपाषाण काल से। तो नवपाषाण काल स्थलों में जो है कौन कौन से छत्तीसगढ़ में प्राप्त होते हैं, देखिए। तो सबसे पहले चितवा डोंगरी है, यह बालोद जिले में है। इसकी खोज करता है रमेंद्र नाथ मिश्र एवं भगवान सिंह बघेल। दूसरा अर्जुनी बालोद जिले में है। यहाँ हथौड़े के समान शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो हथौड़े के समान औजार प्राप्त होते हैं अर्जुनी से। तीसरा बोनटीला, यह राजनांदगांव में है। यह उत्तर नवपाषाणकालीन पत्थर का कराघात पत्थर का हथौड़ा प्राप्त हुआ है। तो सबसे आघाती वाले पत्थर प्राप्त हुए हैं, जो हथौड़ा प्राप्त हुआ है, यह बोनटीला से प्राप्त हुआ है राजनांदगांव के। अगला देखिए, रायगढ़ में है टेरम, कर्मागढ़, बसनाझर, उंगना, भैंसागढ़ी, लिखामाड़ा, बेनीपाट और बोतलदा। तो बोतलदा भी कौन सा है, नवपाषाणकालीन स्थल है, जो सबसे लंबी गुफा है। इसी बोतलदे में जो है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है। यहाँ कुछ यहाँ विस्तृत अध्ययन दिया गया है। जैसे चितवा डोंगरी को देखिए, इसकी खोज करते डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल थे। ग्राम स्थान देखिए, ग्राम सहगांव विकास खंड डोंडी लोहारा बालोद जिले में है। तो सहगांव ग्राम में स्थित है यह। शैल चित्र की बात करें, यहाँ से 3 गुफाओं के 27 शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। 3 गुफा हैं, उनमें से 27 शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो संख्या याद रखना है, 27 शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जो गेरुआ रंग के हैं। तो गेरुआ रंग में है, रॉड अंचर रंग में है। इन शैल चित्रों की विषय वस्तु इस प्रकार है। तो क्या क्या दिया गया है इन शैल चित्रों में, तो सबसे पहला शैल चित्र है चीनी ड्रैगन का। तो चीनी ड्रैगन का शैल चित्र प्राप्त होता है, जिससे चीनी कला की अभिव्यक्ति मिलती है। तो चीनी कला की अभिव्यक्ति चीनी ड्रैगन से। और इसी से क्या प्राप्त पता चलता है, चीन के साथ इनका जल मार्ग के साथ व्यापार था। जल मार्ग से कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ एक नाविक का शैल चित्र प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि उस काल में आवागमन के लिए नाव का इस्तेमाल करते थे। तो इसी कारण चीनी ड्रैगन का प्राप्त हुआ है, और नाविक का इस कारण कहा गया है। इन साक्ष्यों के माध्यम से चीन के साथ जल मार्ग से व्यापार के संकेत प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब देखिए अगला क्या है, खच्चर एक पर सवार व्यक्ति का शैल चित्र प्राप्त हुआ है, जो चीनी व्यापारी से समांतर प्रदर्शित करता है। तो खच्चर से बैठा हुआ एक व्यक्ति का भी प्राप्त होता है, जो चीनी व्यापारी के समान दिखाई देता है। तो ये इससे भी हम बता सकते हैं चीन के साथ व्यापार था। कृषि कार्य का शैल चित्र एवं वर्गाकार खेती में स्त्री पुरुष के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कृषि कार्यों के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, और वर्गाकार खेत में, तो खेत के समान वर्गाकार बना हुआ है, जिसमें जो है स्त्री और पुरुष जो है कृषि कार्य कर रहे हैं, इसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि इस समय जो है कृषि का विकास हो गया था, अर्थात यह किस काल का है, नवपाषाणकालीन स्थल है। और चीन के साथ इसके जल मार्ग से व्यापार के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो ये चितवा डोंगरी हो गया। अगला देखिए कर्मागढ़। कर्मागढ़ यह प्रागैतिहासिक स्थल है। यह उड़ीसा राज्य की सीमा पर स्थित है। यहाँ पाए जाने वाले शैल चित्रों में मानव आकृतियों का अभाव है। इस शैल चित्र में 300 से अधिक बहुरंगी आकृति बनी है, जिनमें जलचर को दर्शाया गया है। जलचरों को दर्शाया गया है। ये आकृतियां करीब 300 फीट लंबे, 200 फीट चौड़े शिलाखंडों पर निर्मित है। तो कर्मागढ़ को आप याद रखेंगे। ठीक, आगे देखिए बसनाझर। बसनाझर में भैंसा, हाथी, गैंडा जैसे पशुओं के शिकार करते हुए शैल चित्र मिले हैं। तो यहाँ शिकार के साक्ष्य बसनाझर से मिलते हैं। बसनाझर शैल चित्रों की दृष्टि से प्रसिद्ध स्थल है।
अगला है ऊना, रायगढ़ जिले में स्थित ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल है। इसे बानी पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ऊना बानी पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है ऊना को। भैंसगढ़ी, यह रायगढ़ जिले में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल है भैंसगढ़ी। तो इन सभी स्थलों को आपको नाम याद रखना है, किस जिले से है, किस काल से संबंधित स्थल है, उसे याद रखना है आपको। देखिए यहाँ अन्य प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख साक्ष्य में कौन कौन से साक्ष्य और प्राप्त हुए हैं। तो रायगढ़ जिले से और अन्य कौन कौन से स्थल है। रायगढ़ जिले में खैरपुर से यहाँ से प्राप्त शैल चित्र अंधेरे में चमकते हैं। तो अंधेरे में चमकने वाले चित्र खैरपुर से प्राप्त हुए हैं, जो कहाँ, रायगढ़ में है। सूती पहाड़, जहाँ भंवरखोल गुफा है, सूती पहाड़ में भंवरखोल गुफा, यहाँ पशु एवं किसान की आकृति के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। पशु और किसान की आकृति के शैल चित्र। पचरा पानी यह भी रायगढ़ जिले में है। त्रिभुज, वर्ग, अंडाकार एवं उगते सूर्य के प्रतीकों का चित्रांकन मिलता है पचरा पानी में। अन्य स्थान देखें तो छापा मारा, सिरौली डोंगर, ये सब रायगढ़ जिले में स्थित है। अगला देखिए सारंगगढ़ में कौन सा है, गाताडीह। तो एकमात्र एक गाताडीह को बस सारंगगढ़ जिले में आपको लेना है। तो गाताडीह कहाँ, सारंगगढ़ जिले में। कांकेर जिले के चारामा में यहाँ से शैल चित्रों में एलियंस के साक्ष्य, तो चारामा में एलियंस के साक्ष्य मिले हैं। खैरागढ़, उरकुंडा चारामा तहसील के अंदर आता है। गाड़ा गौरी, तो गाड़ा गौरी, खैरकेंडा और उरकुंडा, ये सभी भी कांकेर के पाषाणकालीन साक्ष्य हैं। ठीक, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के पाषाणकालीन स्थल हो गए। इसके बाद देखिए इसी के अंतर्गत हम महापाषाण काल को भी पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में पाषाण काल स्थल के बाद ताम्र युग देखने को मिलेगा। तो भारतीय इतिहास में हम पाषाण काल के बाद कौन सा ताम्र युग पढ़ते हैं। तो देखिए ताम्र युग का जो है अवशेष हमारे छत्तीसगढ़ में प्राप्त नहीं होता है। पाषाण काल के पश्चात ताम्र युग आता है। दक्षिण कोसल क्षेत्र में ताम्र युगीन काल के साक्ष्य का अभाव है, किंतु मात्र राज्य अर्थात मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में के गुंगेरिया नामक स्थान से औजारों का एक बड़ा संग्रह प्राप्त हुआ है, जो तांबे से निर्मित है। तो जिस तांबे के औजार जिस काल में प्राप्त हुए उसे हम ताम्र युग कहते हैं। तो उसका साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलता, परंतु मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में उसका साक्ष्य देखने को मिलते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में महापाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिलेगा। महापाषाण काल, लौह युग। तो देखिए महापाषाण के क्या, लौह युगीन सभ्यता में शव को दफनाने के लिए बड़े बड़े शिलाखंडों का प्रयोग किया जाता था, जिसे महापाषाण स्मारक कहते हैं। तो ये लौह युग के समय की बात है, जब शवों को दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, और उन पत्थरों को महापाषाण स्मारक या उसे महापाषाण पट्टतुम्ब कहा जाता है। इसे डॉलमेन कहते हैं, डॉलमेन। छत्तीसगढ़ में महापाषाण स्मारक निम्न स्वरूप प्राप्त हुए हैं। तो कौन कौन से स्वरूप देखने को मिलेंगे, 3 प्रकार के स्वरूप छत्तीसगढ़ में। मेनहिर पाषाण स्तंभ को मेनहिर कहते हैं। दूसरा है पिट सर्कल या गर्तवृत्त। तीसरा शिष्ट पेटिका, तो शिष्ट पेटिका। ये 3 रूप हमारे छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं महापाषाणकालीन शिलाखंडों के। अब देखिए इसका अवशेष कहाँ से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसे टेबल में दिया गया है। तो सबसे पहला है करका भाटा। बालोद का करका भाटा महापाषाणकालीन घेरे के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। महापाषाण घेरे के साथ लोहे के औजार और निर्धारण प्राप्त हुए हैं। लोहे के औजार और निर्धारण भी प्राप्त हुए हैं। इसके उत्खनन किए हैं अरुण कुमार शर्मा। पाषाण युग का मेनहिर पहाड़ स्तंभ प्राप्त हुआ है। तो मेनहिर प्राप्त हुए हैं करका भाटा में। अगला है करही भदर, यह भी बालोद जिले में है। करही भदर, यहाँ पाषाण घेरे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका उत्खनन जो है मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित MG दीक्षित द्वारा किया गया है। इसका उत्खनन करही भदर के पाषाण घेरों का। अगला है चिरचारी, यह भी बालोद जिले में है। पाषाण घेरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सोरर बालोद जिले में पाषाण घेरे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अर्जुनी बालोद जिले में, यहाँ भी पाषाण घेरों के साथ ताम्र कलश के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं अर्जुनी से। अगला है मुजगान हम देखें, इससे पहले भी मुजगान बालोद जिले में है। पाषाण के बने हुए केयर्न के स्मारक व पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं। केयर्न क्या है हम आगे देखेंगे। अगला है धनौरा, ये बालोद में है। ये भी पाषाण घेरे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लगभग 500 पाषाण स्मारक कहाँ से, धनौरा, बालोद के धनौरा से प्राप्त हुआ है। आगे देखिए गढ़धनौरा कोंडागांव जिले में है। ये गढ़धनौरा कोंडागांव जिले में है। यहाँ का सर्वेक्षण रमेंद्र मिश्र और JR कांबले के द्वारा किया गया है, गढ़धनौरा का कोंडागांव के। टेंगना रायगढ़ में है। महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष टेंगना से प्राप्त हुए हैं। छोटे पेंडर मुंडा, यह रायगढ़ जिले में है। यहाँ पाषाण घेरे के अवशेष प्राप्त हुए हैं छोटे पेंडर मुंडा से। मल्हार, बिलासपुर के मल्हार से भी महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अब देखिए केयर्न क्या होता है। केयर्न जो है पत्थरों के एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाए गए पाषाण घेरे या समूह को केयर्न कहते हैं। तो ये पत्थर के हैं, उसके ऊपर और पत्थर रखा जाता है। तो ये पत्थरों को रख के जो है एक क्या बना दिया जाता है, पाषाणकालीन घेरे बना दिए जाते हैं। पत्थरों को घेरे बना देते हैं। तो पत्थरों के ऊपर पत्थरों रखकर, तो वह क्या कहलाता है, केयर्न कहलाता है।
महापाषाण के बने हुए केयर्न के स्मारक व पाषाण घेरे मुजगहन बालोद से प्राप्त हुए हैं। तो ये मुजगहन बालोद से सर्वाधिक केयर्न प्राप्त हुए हैं। मेनहीर, तो मेनहीर क्या होता है? पाषाणकालीन स्तंभ को मेनहीर कहते हैं। पाषाण महापाषाण काल से संबंधित साक्ष्य जिसमें विशाल खड़े पत्थरों को क्रमानुगत रखा गया है उसे मेनहीर कहा जाता है। तो पत्थरों को जब खड़ा करके रखा जाता है स्तंभ के समान, तब वो क्या कहलाएगा? मेनहीर। अगर पत्थर को उसके ऊपर पत्थर ऐसा करके रख दिया जाता है तो ये केयर्न कहलाते हैं। मेनहीर में विशाल पत्थर को सामान्यतः गोलाकार, अंडाकार, घोड़े के नाल आकार के रखा जाता है। इसके साक्ष्य करका भाटा से प्राप्त हुए हैं। तो मुख्य रूप से करका भाटा से मेनहीर प्राप्त हुए हैं। तो मेनहीर सर्वाधिक है। उसके अलावा केयर्न जो है मुजगहन बालोद से प्राप्त हुआ है। तो ये कौन से होगा? महापाषाणकालीन साक्ष्य। ठीक, तो अभी हम इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं। ये पहला वीडियो था। इसके आगे की वीडियो में हम ज़्यादा स्पीड से पढ़ेंगे। अभी के लिए हम इतना पढ़ते हैं। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर इसको आप PDF लेना है तो आप हमारे ज्ञान मीमांसा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।